नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे राष्ट्रीय समसामयिकी के हाल फिलहाल के कुछ ऐसे मुद्दे जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आज की वीडियो प्रारंभ करने के पूर्व आपके लिए एक जरूरी सूचना कि पिछले 10 वर्षों की निरंतरता का पालन करते हुए उड़ान आईएएस अकादमी पुनः एक बार आपके लिए लेकर आया है ऑनलाइन तथा ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, जिसके अंतर्गत आपको मिलते हैं कुल 70 टेस्टों की श्रृंखला। और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए, तो आज का हमारा पहला टॉपिक है गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक वर्ष 2021। आपको पता होगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, साथ ही लैंगिक विषमता को समाप्त करने के लिए अनेक योजनाएं चलाती रहती हैं। इसी के अंतर्गत हमारे देश में एक एक्ट बना हुआ है जिसको कहा जाता है एमटीपी एक्ट 1971, जिसका पूरा नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। इस एक्ट के अंतर्गत प्रावधान था कि अधिकतम 20 सप्ताह का जो भ्रूण है, ठीक है, उसको यदि किसी असामान्य स्थिति के कारण गर्भपात कराया जाता है तो वह मान्य होगा। ठीक है, लेकिन हाल ही में इसको बढ़ाकर इस अवधि को कर दिया गया है 24 सप्ताह। ठीक है, और इसके अलावा और बहुत सारे संशोधन जो है कि इस विधेयक के द्वारा किए गए हैं। चलिए, तो बात करते हैं कि इस विधेयक को मंजूरी कब मिली। तो इस विधेयक को लोकसभा द्वारा मंजूरी मिली है 17 मार्च 2020 को, और इसके ठीक एक वर्ष बाद राज्यसभा द्वारा इसे मंजूरी दी गई है 16 मार्च 2021 को। इस अधिनियम में क्या क्या विशेषताएं थी या इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, उस पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है चिकित्सकीय सुजनन, मानवीय या सामाजिक आधार पर गर्भपात की सुरक्षित और वैधानिक रूप से मान्य सेवाओं तक महिलाओं की पहुंच का विस्तार करना। यानी कि बच्चा और जच्चा दोनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गर्भपात को मान्यता प्रदान करना, यह इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कुछ खास परिस्थितियों में गर्भ की समाप्ति के लिए गर्भकाल की ऊपरी सीमा को बढ़ाना। ठीक है, ये दूसरी सीमा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, इसको 24 सप्ताह की अवधि तक के भ्रूण को अब समाप्त करने के लिए विधेयक पास किया जा चुका है। ठीक, सुरक्षित गर्भपात की सेवा और गुणवत्ता से समझौता किए बिना सख्त शर्तों के तहत गर्भपात के दौरान गहन देखभाल की सुविधाओं तक महिलाओं की पहुंच को सुनिश्चित करना। ठीक है, गर्भपात की अवधि के दौरान महिलाओं के शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है, तो उस अवधि में महिलाओं का विशेष ध्यान रखना, साथ ही उनको सुरक्षित गर्भपात की सुविधा उपलब्ध कराना भी इस विधेयक के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है। अगले उद्देश्य की बात करें तो इन संशोधनों में कुछ खास उपधाराओं को प्रतिस्थापित और मौजूदा गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 की कुछ धाराओं के तहत कुछ नई शर्तों को शामिल किया गया है। ठीक है, इस एक्ट में कुछ नई चीजों को भी समावेशित किया गया है जो कि 1971 का जो गर्भ का समापन अधिनियम था उसको प्रतिस्थापित करता है। ठीक, जिसके अंतर्गत प्रमुख विशेषताओं की अगर बात करें तो पहली विशेषता है विशेष श्रेणी की महिलाओं, जिनके बारे में एमटीपी नियमों में किए जाने वाले संशोधनों में परिभाषित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसी महिलाओं को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है जो कि एमटीपी एक्ट 1971 में शामिल नहीं थी। उसके अंतर्गत कौन कौन शामिल होता है, देखिए आप यहां पर बलात्कार से पीड़ित महिलाएं। ठीक है, यानी कि जो महिलाएं बलात्कार के फलस्वरूप गर्भवती हो गई हैं, उनको गर्भ समापन की अनुमति इसके द्वारा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा अनाचार की शिकार, ठीक है, अनाचार की जो शिकार महिला है उससे, और अन्य कमजोर महिलाओं, ठीक है, यानी कि ऐसी महिलाएं जिनको शारीरिक रूप से कमजोरी है और वो गर्भधारण हेतु उपयुक्त नहीं है वो स्थितियां, तो उस स्थिति में भी गर्भपात को मान्यता प्रदान की गई है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। और इसी के अंतर्गत आप यहां पर देख पा रहे हैं कि गर्भकाल की ऊपरी सीमा को 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह तक कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि गर्भ समाप्ति की अवधि जो है वो गर्भ धारण के पहले सप्ताह से जोड़ोगे तो वहां से लेकर 20 सप्ताह पहले तक था 1971 के एक्ट में, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 24 सप्ताह कर दिया गया है। अगली विशेषता पर नजर डालें तो गर्भ धारण के 20 सप्ताह तक के गर्भ की समाप्ति के लिए एक प्रदाता यानी कि चिकित्सक की राय जो है वो आवश्यक होगी, और यदि वो उस गर्भ की अवधि
20 से 24 सप्ताह तक की हो गई है, 20 से 24 सप्ताह तक का यदि गर्भ हो चुका है, गर्भ की अवधि, तो उस स्थिति में दो प्रदाता यानी कि दो चिकित्सकों की राय लेना आवश्यक होगा। किसके लिए? गर्भपात के लिए। वो चिकित्सक जो है वो स्थिति का मुआयना करेंगे, स्थिति का मूल्यांकन करेंगे, महिला के स्वास्थ्य का मूल्यांकन करेंगे, बच्चे की स्थिति देखेंगे और अंत में फिर अपना निर्णय बताएंगे कि वो ये जो गर्भपात है वो सही है या नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं। तो मेडिकल बोर्ड द्वारा निदान के क्रम में बताए गए भ्रूण से संबंधित गंभीर असामान्यता के मामलों में गर्भकाल की ऊपरी सीमा लागू नहीं होती है। यानी कि यदि गर्भ की अवधि मान लो 24 सप्ताह हो गया है, लेकिन यह गर्भ कैसा है? असामान्य है, यानी कि उसमें कुछ विकृति है, तो उस स्थिति में यह ऊपरी सीमा लागू नहीं होगी। उस स्थिति में गर्भपात कराया जा सकता है। क्लियर? अगला पॉइंट देखें। गर्भ समाप्त कराने वाली महिला का नाम और उससे जुड़े अन्य विवरणों का खुलासा किसी कानून में प्राधिकृत व्यक्ति को छोड़कर किसी अन्य के समक्ष नहीं किया जाएगा। ये जो बात है वो 1971 के एमटीपी एक्ट में भी लिखी गई है कि यदि कोई महिला गर्भपात कराती है तो उसका नाम कानून द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाएगा या उसके नाम का खुलासा नहीं किया जाएगा। ठीक, तो यह महत्वपूर्ण संशोधन है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए, अगला टॉपिक है हमारा जनवरी 2021 के दौरान खनिज उत्पादन। ये खनिज उत्पादन के अनंतिम आंकड़े हैं जो कि हाल ही में आपको पता होगा IBM, ठीक है, माइंस ब्यूरो ऑफ इंडिया के द्वारा इसको जारी किया गया है और इसका प्रकाशन हाल ही में जो PIB है, ठीक है, प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, इसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं प्रविष्टि तिथि है 18 मार्च 2021 की। 18 मार्च 2021 को इसको प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया गया है और इसके द्वारा क्या मुख्य बातें हैं उस पर एक नजर डालते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि 2021 के जनवरी माह में आधार वर्ष 2011-12 के अनुसार जो खनिज उत्पादन सूचकांक है, ठीक है, खनिज उत्पादन सूचकांक जो है वो मूलतः खनन एवं उत्खनन क्षेत्र का होता है। इसका सूचकांक कितना दर्ज किया गया है? 119.7, ठीक है, जो कि पिछले वर्ष के इस जनवरी माह से, ठीक है, यानी कि पिछले जो जनवरी 2020 की तुलना में 3.7% कम है। ठीक है, कमी दर्ज की गई है वर्ष 2020 के जनवरी की तुलना में वर्ष 2021 के जनवरी में। ठीक, अगला पॉइंट देखें। अप्रैल से जनवरी 2020-21 यानी कि अप्रैल 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक की बात कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो अप्रैल से जनवरी 2020-21 की अवधि के लिए संचयी वृद्धि, ठीक है, संचयी वृद्धि जो है वो पिछले वर्ष की तत्सम अवधि की तुलना में 10.4% रही है, लेकिन ऋणात्मक में। ठीक है, यानी कि यहां पर भी 10.4% की कमी देखी गई है। ठीक, तो कब ये किस चीज की बात हो रही है? अप्रैल 2020, ठीक है, अप्रैल 2019-20 की तुलना में अप्रैल से जनवरी, ठीक है, अप्रैल से जनवरी 2019-20 की तुलना में अप्रैल से जनवरी 2020-21 की अवधि के दौरान। क्लियर है? ठीक, तो जनवरी में कमी कितनी हुई है? तो 3.7% और अप्रैल से जनवरी की संचयी वृद्धि बोलेगा तो वहां पर -10.4 यानी कि ऋणात्मक 10.4% की वृद्धि दर दर्ज की गई है। तो आइए नजर डालते हैं कुछ महत्वपूर्ण खनिजों और उनके उत्पादन पर। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर खनिज का नाम लिखा है, यहां पर मात्रा जितनी उत्पादित हुई है वो लिखा है और यहां पर वृद्धि दर लिखा हुआ है। तो सबसे पहला खनिज है हमारा कोयला। कोयला जो है वो अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 के बीच के दौरान 737 लाख टन उत्पादित किया गया है, जो कि पिछले इसी अवधि के दौरान उत्पादित किए गए कोयले की तुलना में ऋणात्मक 1.8% की वृद्धि दर को दिखाता है। अगला है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस उत्पादित किया गया है 2478 मिलियन क्यूबिक मीटर और उत्पादन में वृद्धि दर कितना रहा है? ऋणात्मक 2.1%। पेट्रोलियम की बात करें तो 26 लाख टन पेट्रोलियम उत्पादित किया गया है, वृद्धि दर कितना रहा? ऋणात्मक 4.6%। बॉक्साइट 1,882,000 टन उत्पादित किया गया, वृद्धि दर रही ऋणात्मक 13.6%। लौह अयस्क की बात करें तो 214 लाख टन लौह अयस्क उत्पादित किया गया है, इसकी वृद्धि दर रही है ऋणात्मक 6.6%।
वहीं ताम्र यानी कि तांबा सांद्र की बात करें तो 10,000 टन ताम्र सांद्र उत्पादित किया गया है। इसमें वृद्धि दर रही है ऋणात्मक 19.8%। क्रोमाइट की बात करें तो क्रोमाइट 471,000 टन उत्पादित किया गया है और इसकी वृद्धि दर देखिए आप धनात्मक में है 5.7%। तो ये है प्रमुख खनिज अप्रैल से लेकर जनवरी 2021 तक की अवधि में उत्पादित किए गए खनिज और उनका वृद्धि दर। चलिए अगला टॉपिक है भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण युद्धाभ्यास डस्टलिक। ठीक है, आपको पता होगा कि सैन्य सहयोग को मजबूत करने के लिए अनेक देश आपस में सैन्य अभ्यास आयोजित करते हैं। तो इसी क्रम में भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य एक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया जिसका नाम रखा गया है डस्टलिक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। यह प्रारंभ हुआ था 10 मार्च 2021 को और 10 दिन चलने के बाद इसका समापन हुआ 19 मार्च 2021 को। ठीक है, याद रखिएगा 10 दिनों तक यह आयोजन किया गया था। इसके उद्देश्यों की बात करें, ठीक है, उद्देश्य क्या है तो पहला है इसमें शहरी परिदृश्य में उग्रवाद और आतंकवाद विरोधी अभियानों में होने के साथ साथ हथियारों के कौशल पर विशेषज्ञता साझा करना। ठीक, तो यहां पर दो बातें निकल के आती हैं। पहली चीज, शहरी परिदृश्य में उग्रवाद और आतंकवाद का विरोध करना। आपको पता होगा कि बहुत सारे जो आतंकवादी संगठन है या उग्रवादी संगठन है वो शहरी क्षेत्रों को ज्यादा टारगेट करते हैं। तो उन क्षेत्रों में शांति की स्थापना के लिए इन उग्रवादी और आतंकवादी तत्वों का दमन करना और उसके लिए सैन्य सहायता एक दूसरे को प्रदान करना, ये इसका लक्ष्य होगा। दूसरा है हथियारों के कौशल विशेषज्ञता साझा करना। ठीक है, आपको पता होगा कि बहुत सारे देश बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए हथियार डेवलप कर चुके हैं। तो कुछ हथियारों में वो हमसे आगे हैं, कुछ हथियारों में हम उनसे आगे हैं। तो जब उग्रवाद और आतंकवाद को दमन करने की बारी आएगी तो हथियारों के कौशल का साझा करना, हथियारों के कौशल को साझा करना, ये इसका लक्ष्य होगा। दूसरा है इस अभ्यास ने दोनों सेनाओं के सैनिकों को स्थायी पेशेवर और सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देने का अवसर भी प्रदान किया है। ठीक, अगला पॉइंट है अभ्यास के दौरान पैदा हुई मिलनसारिता, दल भावना एवं सद्भावना से भविष्य में दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने में और बढ़ावा मिलेगा। यानी कि इससे हमारे और उज्बेकिस्तान के जो सैन्य संबंध है उनको सुधारा जा सकता है। ठीक, तो ये है भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य सैन्य प्रशिक्षण अभियान या सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास, जिसका नाम क्या रखा गया है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, डस्टलिक। क्लियर। चलिए अगला टॉपिक है आजादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, आजादी का अमृत महोत्सव जो है वो एक जन भागीदारी से प्रारंभ किया गया एक अभियान है जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री ने खुद आह्वान किया है कि लोगों को इस मुहिम में साथ आना चाहिए स्वतः प्रेरण से। ठीक, तो ये प्रारंभ किया गया है 12 मार्च 2021 से। ठीक, देखिए हमारे यहाँ आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा 75वीं वर्षगांठ पर, यानी कि वर्ष 2022 में 15 अगस्त के दिन 15 अगस्त 2022 को हमारी आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। ठीक, तो इसके ठीक 75 सप्ताह पहले इसका प्रारंभ किया गया है। ठीक है, और चलेगा कब तक तो ये चलेगा 76वें वर्षगांठ तक, यानी कि 2023 के 15 अगस्त तक इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इस दौरान बहुत सारी गतिविधियां हैं जिसका संचालन किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा, साथ ही राज्यों को इसमें शरीक होने की बात कही गई है। ठीक, देखिए आप आयोजन कब से कब तक है, 15 अगस्त 2022 से। तो बात करते हैं इसके आयोजन की, तो कब हो रहा है आयोजन, 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पूर्व प्रारंभ हुआ है। यानी कि कब प्रारंभ हुआ, 12 मार्च 2021 को प्रारंभ हुआ है और कब तक चलेगा तो 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। ठीक, आइए पढ़ते हैं इसमें कि आजादी का अमृत महोत्सव भारत की स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है। बहुत सारी श्रृंखलाएं हैं, इसके अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम है जिनका आयोजन इस आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान किया जाएगा। यह महोत्सव जन भागीदारी की भावना में एक जन उत्सव के रूप में पूरे देश भर में मनाया जाएगा। ठीक, तो इसके अंतर्गत जन भागीदारी को विशेष महत्व दिया गया है और प्रधानमंत्री ने स्वप्रेरण से लोगों को इसमें शामिल होने की बात कही है। अगला बिंदु पढ़ते हैं,
कि प्रधानमंत्री ने 5 स्तंभों, ठीक है, प्रधानमंत्री ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए 5 आधारभूत स्तंभ बताए हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, हमारे मौलिक कर्तव्य में हम पढ़ते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को हम हृदय में संजोए रखेंगे, हमारे देश की एकता अखंडता की रक्षा करेंगे और इसके साथ ही जो भारत के प्रतीक चिन्ह है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय चिन्ह है, इन सब का सम्मान करेंगे। तो ये क्या है? स्वतंत्रता संग्राम का सम्मान करना, ठीक है। तो ये आधारभूत स्तंभ नंबर 1। दूसरा है 75 पर विचार। 75 ऐसे बिंदुओं की खोज करना जिस पर आप सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं और इस पर विचारों के द्वारा मंथन करना और उनमें अपनी कमी का कारण ढूंढना, ये 75 पर विचार इसका दूसरा आधार स्तंभ होगा। तीसरा है 75 पर उपलब्धियां, ठीक है, इन 75 जो सबसे कमजोर बिंदु हैं इनको श्रेष्ठतम बिंदु तक लाना, यानी कि अपने आप में सुधार करना और इसके श्रेष्ठता तक पहुंचना, ये इसका तीसरा आधारभूत स्तंभ। चौथा है 75 पर कार्यवाहियां, यानी कि ये जो 75 बिंदु आपने चिन्हांकित किए हैं इनको सुधारने के लिए आप जो कार्यवाही करेंगे वही क्या है? 75 पर कार्यवाहियां हैं। अगला है 75 पर संकल्प। अब जब ये आप 75 बिंदुओं पर विजय पा लेंगे, यानी कि 75 बिंदुओं को सुधार लेंगे, तो अन्य 75 बिंदु जो है वो आप संकल्पित करिए और उनमें सुधार करने का प्रयास कीजिए। तो इन 5 आधारभूत स्तंभों की बात कही गई है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ठीक। अगला है प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर India@75 की वेबसाइट लॉन्च की है, ठीक है। उन्होंने विलुप्त होने के कगार पर खड़े कारीगरों और शिल्पकारों के कौशलों तथा कलाओं को संरक्षित करने के लिए साबरमती आश्रम संरक्षण एवं स्मारक ट्रस्ट की साझेदारी में संस्कृति मंत्रालय के आत्मनिर्भर इंक्यूबेटर कार्यक्रम की भी शुरुआत की। आपने एक शब्द अभी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा सुना होगा, एक आत्मनिर्भर भारत, और दूसरा शब्द सुना होगा आपने वोकल फॉर लोकल। तो ये दोनों बिंदु क्या है? पहला बिंदु आत्मनिर्भर भारत। भारत आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? जब उसके पास खुद का संसाधन होगा, ठीक है। हमारे पास संसाधन हैं, उनका उचित दोहन फिलहाल बहुत सारी विदेशी कंपनियां कर रही हैं। तो क्यों कर रही हैं? क्योंकि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इतने अभ्यस्त हो चुके हैं विदेशी संस्कृति के कि हम विदेशी सामानों की श्रेष्ठता मानते हैं। तो वहां पर आत्मनिर्भर भारत का एक मंत्र दिया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि भारत में उत्पादित वस्तुओं का स्वयं ही भारतीयों के द्वारा उपयोग किया जाए। जब तक भारत में उत्पादित वस्तुओं का उपभोग नहीं करेंगे तब तक भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता, या यूं बोल सके भारत जो है वो एक बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बन सकती है। तो इसीलिए उन्होंने 2 मंत्र सुझाए हैं, एक आत्मनिर्भर भारत, इसके लिए बाकायदा योजना भी चल रही है, ठीक, और दूसरा है वोकल फॉर लोकल, यानी कि जो स्वदेशी चीजें हैं उसको अपनाने की बात प्रधानमंत्री के द्वारा बार बार कही जा रही है, ठीक। तो इसके अंतर्गत भी ये जो आजादी का अमृत महोत्सव है इसके अंतर्गत भी जो विलुप्त हो रहे कलाकार है, ठीक है, यानी कि जो ऐसी कलाकारी जो कि विलुप्ति की कगार पर खड़ी है उनकी कलाओं को प्रोत्साहन देना, उनके शिल्प को प्रोत्साहन देना, ये इसका एक लक्ष्य होगा। इस श्रृंखला के अंतर्गत एक सबसे बड़ा कार्यक्रम जो है वो यही होने वाला है। क्लियर, ठीक। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए, अगला टॉपिक है हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस वर्ष 2021, ठीक। यह सम्मेलन 9वीं हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस मंत्री स्तरीय कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है, ठीक। आपको पता होगा कि अफगानिस्तान पर अमेरिका के हमले के बाद से वहां का सामाजिक जीवन जो है वो काफी ज्यादा अस्त व्यस्त हो गया था। तो इसमें ही सुधार करने के लिए ये जो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस है ये प्रारंभ किया गया था, ठीक है। और इसी के अंतर्गत जो मंत्री स्तरीय बैठक जो है वो बुलाई जाती है, तो उसी के अंतर्गत ये 9वें क्रम का बैठक था, ठीक है। 9वें क्रम की बैठक थी जिसे क्या नाम दिया गया? हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस मंत्री स्तरीय कॉन्फ्रेंस कहा गया। क्लियर, ठीक। ये आयोजन कब किया गया? 30 मार्च को किया गया। कहां पर किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो कहां किया गया है? दुशानबे, ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान का एक शहर है जिसका नाम क्या है? दुशानबे। वहां पर इसको आयोजित किया गया है। कुल शामिल कितने देश हुए?
50 देश हुए इसमें शामिल। भारत के प्रतिनिधि, भारत का नेतृत्व किसने किया? तो हमारे देश के विदेश मंत्री कौन? श्री एस जयशंकर। इन्होंने हार्ट ऑफ एशिया समिट में भारत की बागडोर अपने हाथ में ली थी और भारत का नेतृत्व किया था। ठीक, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। दुशांबे ताजिकिस्तान आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें चर्चा का मुख्य बिंदु भी वही था कि अफगानिस्तान में सामाजिक स्तर को कैसे भी वापस पटरी पर लाया जा सके। ठीक, चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है AIM प्राइम, ठीक है, जिसको हम कहते हैं अटल इनोवेशन मिशन, अटल नवाचारी अभियान। ठीक है, कार्यक्रम क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले संपूर्ण भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप्स और उद्यमिता संस्थानों को प्रोत्साहित करना। आपको पता होगा कि भारत में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, इंडिविजुअल जो विज्ञान और तकनीकी से संबंधित नवाचार करते रहते हैं। तो उन्हीं व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए और उनको सहायता प्रदान करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन प्राइम कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है। ठीक, इस संबंध में AIM ने बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ हाथ मिलाया है। ठीक, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है वो बेसिकली एक NGO है जो कि इस कार्यक्रम में सरकार को सहयोग प्रदान करने वाली है। ठीक, इस कार्यक्रम का लाभ विज्ञान आधारित टेक बिजनेस आइडिया के साथ तकनीक विकसित करने वालों को मिलेगा। ठीक है, जो नवाचारी लोग हैं, जो नए उद्यमी लोग हैं, जो कि विज्ञान और तकनीक से संबंधित शोध कार्य में लगे हुए हैं, उनको इसका लाभ मिलने वाला है। अगला है, यह कार्यक्रम अनुदान प्राप्त अटल इंक्यूबेशन सेंटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वरिष्ठ प्रबंधकों के लिए भी खुला है जो टेक उद्यमियों को मदद उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, जो अटल इंक्यूबेशन सेंटर है वहां पर के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके प्रबंधक जो हैं, जो कि नवाचारी लोगों की सहायता कर रहे हैं नवाचार करने के लिए, इनोवेट करने के लिए, उनको भी इसका लाभ मिलने वाला है। क्लियर? तो यह है अटल इनोवेशन मिशन प्राइम कार्यक्रम। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए, अगला टॉपिक है भारत का प्रथम कृषि आधारित सौर संयंत्र। ठीक, आपको पता होगा कि न केवल भारत जबकि पूरा विश्व जो है वो अब अनवीनीकरणीय स्रोत जो हैं, ठीक है, जो परंपरागत स्रोत हैं, उनके अतिरिक्त ऊर्जा स्रोतों की तलाश में है। तो इसमें सबसे बड़ा जो स्रोत है हमारे पास नवीनीकरणीय स्रोत में वो है सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा को बहुत बड़े संभावना के रूप में देखा जा रहा है विश्व के द्वारा। कारण भी है इसका क्योंकि ये स्वच्छ ऊर्जा के अंतर्गत आता है, नवीनीकरणीय ऊर्जा है, कभी समाप्त न होने वाली ऊर्जा है। ठीक, तो इसकी तरफ भारतीय सरकार ने एक कदम बढ़ाते हुए कृषि आधारित सौर संयंत्र की स्थापना की है। यह भारत का पहला कृषि आधारित सौर संयंत्र होगा। ठीक, तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि यह कहां पर स्थापित किया गया है। यह स्थापित किया गया है राजस्थान के भालोजी ग्राम में। इसका क्षेत्रफल होगा लगभग 3.5 एकड़ और यह संयंत्र जो है वो प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया है। कुसुम योजना का पूरा नाम क्या है? किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। यह बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। ठीक है, नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और किसानों की सुरक्षा को नवीनीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से सुनिश्चित करने के लिए यह योजना जो है वो संचालित की जा रही है। ठीक, तो कुसुम योजना के अंतर्गत ये जो सौर संयंत्र है इसकी स्थापना की गई है। उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहला उद्देश्य स्वच्छ हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन देना। ठीक है, ग्रीन एनर्जी जो है हमारे यहाँ उसको प्रमोट करना इसका पहला लक्ष्य है। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर में वृद्धि करना। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि जब अधोसंरचना का विकास होता है तो वहां पर रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। तो इसी अवधारणा को साथ में रख के इनको उद्देश्यों के रूप में मानकर यह सौर संयंत्र जो है स्थापित किया गया है। ठीक, इसी में आगे पढ़ते हैं कि वर्ष 2019 में राजस्थान सरकार ने 38,000 मेगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, राजस्थान सरकार ने जब नवीनीकरणीय ऊर्जा नीति उनके यहां बनी तो उस समय उनके प्रोस्पेक्टस में लिखा था कि वो आगामी वर्षों में 38,000 मेगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। ठीक, तो इसी के अंतर्गत ये जो 623 कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र है इनको स्थापित करने की बात कही गई थी, जिनमें से पहला जो है वो भालोजी ग्राम राजस्थान में स्थापित किया गया है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कहां पर स्थापित किया गया है? तो राजस्थान में। क्लियर? चलिए
चलिए अगला टॉपिक है दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020। ठीक, दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो सिनेमा से संबंधित एक प्रतिष्ठित सम्मान है और वर्ष 2020 के लिए यह सम्मान दिया जा रहा है किसको? रजनीकांत जी को। आपको पता होगा कि रजनीकांत जी जो है न केवल इन्होंने दक्षिण भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान दिया, बल्कि हिंदी सिनेमा को भी बहुत सारे फिल्म इनके माध्यम से हमको देखने को मिला है। ठीक, यह सम्मान पाने वाले 12वें दक्षिण भारतीय अभिनेता है। इनके पूर्व 11 ऐसे भारतीयों को मिल चुका है जो कि दक्षिण भारतीय सिनेमा से जुड़े हुए हैं। ठीक, इनके पूर्व यह सम्मान के बालाचंदर, अक्कीनेनी नागेश्वर राव और डॉक्टर राजकुमार जैसे दक्षिण भारतीय सिनेमा से जुड़े दिग्गजों को मिल चुका है। ठीक है, ये लोग बेसिकली दक्षिण भारतीय जो सिनेमा है उसके अभिनेता या डायरेक्टर प्रोड्यूसर रह चुके हैं। ठीक, रजनीकांत को पद्म विभूषण 2016, पद्म भूषण 2000 और पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक, रजनीकांत जी को पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों प्रदान हो चुके हैं। ठीक, पद्म विभूषण कब मिला? 2016 में, पद्म भूषण 2000 में और पद्मश्री भी इनको प्राप्त हो चुका है। तो याद रखिएगा, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया? रजनीकांत जी को। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे रैंकिंग्स या ऐसे रिपोर्ट्स जो कि अभी हाल फिलहाल में जारी किए गए हैं और आपके एग्जाम के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो इसके अंतर्गत हमारी सबसे पहली रैंकिंग कौन सी है? IMD रैंकिंग, इंटरनेशनल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट रैंकिंग 2020। यह जारी किया जाता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर स्विट्जरलैंड के द्वारा। और ये जो रिपोर्ट है ये जारी किया जाता है 4 प्रमुख बिंदुओं को आधार बनाकर। तो कौन कौन से बिंदु शामिल होते हैं? तो सबसे पहला आर्थिक प्रदर्शन, यानी कि उस देश ने आर्थिक मोर्चे पर कैसा प्रदर्शन किया है। दूसरा बिंदु है शासन की प्रभाविता, यानी कि उस देश में जो संचालित करने वाली शासन है, उस देश की व्यवस्था को संभालने वाली जो शासन व्यवस्था है वो कितना अधिक प्रभावी रही है। तीसरा पॉइंट है व्यापार प्रदर्शन, यानी कि जो विश्व व्यापार है उसमें उस देश की कैसी भागीदारी रही है, यह भी इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। अगला है इसमें अधोसंरचना, यानी अधोसंरचनात्मक प्रगति पिछले कुछ वर्षों में उस देश में कैसी रही है, यह भी इसके अंतर्गत एक आधारभूत स्तंभ के रूप में माना जाता है। तो इन 4 बिंदुओं के आधार पर यह रैंकिंग, IMD रैंकिंग, इंटरनेशनल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट रैंकिंग जो है ये जारी की जाती है। अब बात करते हैं रैंकिंग की। तो इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है सिंगापुर, दूसरे स्थान पर है डेनमार्क और तीसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड। ठीक, पहला स्थान बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए और साथ ही इंपॉर्टेंट होता है भारत का रैंक। तो भारत का स्थान है इस रैंकिंग में 43वां। ठीक, चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पे। चलिए, हमारा अगला टॉपिक है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2021। ठीक, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को आप EPI के नाम से भी जानते हैं, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक, तो हाल ही में वर्ष 2021 के लिए यह रिपोर्ट जारी की गई है और यह जारी करता है कौन? इसके जारीकर्ता कौन है? येल विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर एनवायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी, साथ ही कोलंबिया विश्वविद्यालय का सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क। ये दोनों विश्वविद्यालयों के 2 विभाग जो हैं ये मिलकर संयुक्त रूप से इस रिपोर्ट को जारी करते हैं और इस काम में, इसको प्रकाशित करने में इनका सहयोग देता है कौन? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, इसकी सहायता से इसको प्रकाशित किया जाता है। इस रैंकिंग के अंतर्गत कुल शामिल देशों की संख्या कितनी है? 180, यानी कि 180 देश जो है इनके मध्य तुलनात्मक अध्ययन करके ये रैंकिंग जो है वो जारी की जाती है। तो आइए देखते हैं उन बिंदुओं को जिनके आधार पर यह रैंकिंग तैयार किया जाता है। तो इसमें पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 11 विभिन्न मुद्दों से संबंधित श्रेणियों तथा 32 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर तैयार किया जाता है। ठीक है, यानी इसमें कुल मूल 11 पॉइंट्स होते हैं, 11 बिंदु होते हैं और इनके सब पॉइंट्स होते हैं, उनकी संख्या कितनी? 32 सब पॉइंट्स के अंतर्गत इसको जारी किया जाता है। तो ये 11 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 11 पॉइंट्स में सबसे पहला है जैव विविधता और आवास। ठीक, दूसरा है वायु गुणवत्ता, तीसरा है स्वच्छता और पेयजल, चौथा है जलवायु परिवर्तन। देखिए, जलवायु परिवर्तन को इस रैंकिंग में सबसे ज्यादा परसेंटेज दिया जाता है। ठीक है, 24% मार्क्स जो है वो केवल जलवायु परिवर्तन के लिए फिक्स होता है। इसके बाद पारिस्थितिकी सेवाएं,
मत्स्यन यानी फिशरीज, जल संसाधन वाटर रिसोर्सेज, अपशिष्ट प्रबंधन, ठीक है, इसके अलावा कृषि, प्रदूषक उत्सर्जन, भारी धातु। तो इन 11 बिंदुओं के अंतर्गत 32 सब पॉइंट्स होते हैं और उन 32 सब पॉइंट्स के अंतर्गत इस रैंकिंग को जारी किया जाता है। तो बात करते हैं इसमें रैंकिंग की। तो पहले स्थान पर है डेनमार्क, दूसरे स्थान पर है लग्जमबर्ग, ठीक। अंतिम स्थान की बात करें तो लाइबेरिया जो देश है वो इस रैंकिंग में अंतिम स्थान पर है। भारत के रैंक की बात करें तो भारत जो है वो 27.6% अंक के साथ 168वें स्थान पर है। अब खुद सोचिए आप, 180 देशों में हमारा जो पर्यावरण प्रदर्शन है वो किस स्तर का है, 168वें स्तर का, यानी कि हमारा प्रदर्शन बहुत ज्यादा नीचे है। इसके कारण क्या है, इस पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि वर्ष 2018 में भारत का स्थान 177वां तथा स्कोर 30.57 रहा था, ठीक। यानी हमारे रैंक में तो सुधार हुआ, हम 168 पर पहुंच गए हैं 177 से, लेकिन हमारे स्कोर में कमी आई है, 27.6 पहुंच गए हैं हम। स्कोर में कमी हुई है, हालांकि हमारे रैंक में वृद्धि हुई है, ठीक। दक्षिण एशियाई देशों में अफगानिस्तान को छोड़कर सभी देश इस रैंकिंग में भारत से आगे है। तो ये हमारे लिए काफी चिंताजनक है, क्योंकि हमारे पड़ोसी राज्य जो है, पड़ोसी देश जो है वो हमसे बहुत ज्यादा आगे हैं, ठीक। अगला है, इस रैंकिंग में भारत की स्थिति केवल 11 देशों से बेहतर है। केवल 11 देश ऐसे हैं जो कि हमसे पीछे हैं। कौन कौन से देश हैं? बुरुंडी, हैती, चाड, सोलोमन द्वीप, मेडागास्कर, गिनी, कोटे डी आइवर, सिएरा लियोन, अफगानिस्तान, म्यांमार और लाइबेरिया। केवल ये 11 देश हैं जो कि हमसे पीछे हैं, बाकी सभी देश हमसे आगे हैं। तो हमें हमारे पर्यावरण की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक। तो ये था पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक वर्ष 2021। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए, अगला टॉपिक है बच्चों का विकास सूचकांक तथा संवहनीयता सूचकांक, ठीक। बेसिकली ये दो अलग अलग सूचकांक है। एक बच्चों का विकास सूचकांक जिसको कहा जाता है फ्लोरिशिंग इंडेक्स, वही संवहनीयता सूचकांक जो कि कार्बन उत्सर्जन से जुड़ा हुआ है, यह है सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स। इसी को कहा जाता है सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स। तो याद रखिएगा, प्रश्न आपको इस नाम से भी पूछ सकता है, इस नाम से भी पूछ सकता है, ठीक। तो याद रखिएगा, विकास सूचकांक को क्या कहा जाता है? बच्चों का विकास सूचकांक, फ्लोरिशिंग इंडेक्स, और संवहनीयता सूचकांक को ही कहा जाता है क्या? सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, ठीक। अब कौन कौन से बिंदु शामिल होते हैं इस पर पहले नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि संवहनीयता सूचकांक या सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में किस बिंदु को शामिल किया जाता है? प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन, यानी कि कितना अधिक कार्बन उत्सर्जन किया जाता है किसी देश के नागरिक के द्वारा, ठीक। ये इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। बेसिकली ये एक हमारा मिलेनियल गोल जो है उसके अंतर्गत शामिल बिंदु है, और इसी के आधार पर ये रैंकिंग जारी की जाती है। वहीं अगर बात करें फ्लोरिशिंग इंडेक्स या बच्चों का विकास सूचकांक की, तो बच्चों की उत्तरजीविता, पालन पोषण तथा खुशहाली, आत्महत्या दर, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुविधा, बुनियादी साफ सफाई और भीषण गरीबी से मुक्ति, इन बिंदुओं को शामिल किया जाता है और इनके आधार पर फ्लोरिशिंग इंडेक्स जो है ये जारी किया जाता है। अब आते हैं रैंकिंग में। तो रैंकिंग में संवहनीयता सूचकांक की अगर बात करें, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स की, तो इसमें प्रथम स्थान पर है नॉर्वे, और भारत की स्थिति है इसमें 17वां, ठीक है। भारत का रैंक क्या है? 77 है संवहनीयता सूचकांक में। वहीं अगर फ्लोरिशिंग इंडेक्स की बात करें तो भारत की स्थिति क्या है? 131वां, ठीक। संवहनीयता सूचकांक में चाड को छोड़कर बाकी देश बहुत पीछे है, यानी कि चाड एक ऐसा देश है जिसने अपने कार्बन उत्सर्जन में बहुत अधिक कमी कर ली है, ठीक। इसके अलावा जो देश 2030 के प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य के मुताबिक चल रहे हैं, यानी कि उसमें एक रेट फिक्स किया गया था कि किसी देश के द्वारा, ठीक है, उसके क्षेत्रफल, उसकी जनसंख्या के आधार पर एक मापदंड बनाया गया था कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन इतना होना चाहिए। तो कुछ देश ऐसे हैं जो कि इस लक्ष्य को सामने रखकर चल रहे हैं। वो कौन कौन से देश हैं? अल्बानिया, आर्मेनिया, जॉर्डन, मालदीव, श्रीलंका, ट्यूनिशिया, उरुग्वे और वियतनाम। ये ऐसे देश हैं जो कि अपने सस्टेनेबिलिटी गोल जो है, जो मिलेनियल गोल है कार्बन उत्सर्जन को कम करना, उसके प्रति काफी जागरूक हैं और उसको साथ में लेकर चल रहे हैं।
चलिए अगला टॉपिक है वैश्विक लैंगिक असमानता रिपोर्ट, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। इसी को जीजीजी रिपोर्ट भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा, ऐसा भी पूछ सकता है आपको। ठीक है, जीजीजी रिपोर्ट या ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है, या इसी को बोलते हैं वैश्विक लैंगिक असमानता रिपोर्ट। यह जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच WEF इसको जारी करता है। इसमें कुल 156 देशों को शामिल किया गया है और इसमें 4 बिंदुओं को आधार बनाकर यह रैंकिंग तैयार की जाती है। इसमें पहला बिंदु है आर्थिक भागीदारी और अवसर, यानी कि किसी देश में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की आर्थिक भागीदारी कितनी है वहां के जीडीपी में, साथ ही उनको अवसर की कितनी समानता मिलती है, या यूं बोला जाए कि अवसर कितने मिलते हैं उनको आर्थिक रूप से सशक्त होने के लिए, यह भी इसमें रैंकिंग का बिंदु है। दूसरा है शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता जो है वो भी इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तीसरा है स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता। ठीक है, उस देश में महिलाओं की स्वास्थ्य की स्थिति क्या है इसको भी देखा जाता है। और चौथा देखा जाता है इसमें राजनीतिक सशक्तिकरण, यानी कि उस देश की जो संसद है या उस देश की जो विधायिका है, उस देश के अंतर्गत जो राज्य है वहां की विधायिका, वहां के जो प्रशासन के अंग हैं, वहां पर महिलाओं की भागीदारी क्या है, इसको भी इसमें ध्यान दिया जाता है। ठीक, तो इस रैंकिंग की बात करें तो इसमें प्रथम स्थान पर है आइसलैंड, पिछले साल भी प्रथम स्थान पर था। अंतिम स्थान पर है अफगानिस्तान। भारत के स्थान की बात करें तो 156 देशों में हम 140वें नंबर पर हैं। यहां पर भी हमारी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। ठीक, पिछले रिपोर्ट में हम 112वें स्थान पर थे। ठीक है, बेसिकली ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो द्विवार्षिक होता है, यानी कि पिछला जो रिपोर्ट था वर्ष 2018 में आया था। ठीक, ये रिपोर्ट जो है वर्ष 2020 के लिए आया हुआ है। ठीक, तो वर्ष 2018 का जब रिपोर्ट आया हुआ था तो उसमें हमारा रैंक क्या था, 112, लेकिन वर्तमान में 28 स्थान नीचे गिरकर हम कहां पहुंच गए हैं, 140वें स्थान पर। यह काफी चिंताजनक स्थिति है। इसके कारण क्या है, इस पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले रिपोर्ट में भारत के खराब प्रदर्शन का कारण क्या है, तो पहला कारण क्या है, भारत में महिलाओं की अनुमानित आय पुरुषों की कुल अनुमानित आय के मात्र 20% है, यानी कि पुरुष जितना कमाते हैं उसका मात्र 20% उत्पादित किया जाता है महिलाओं के द्वारा। ठीक, अब आप यहां पर असमानता देख सकते हैं। देखिए, लगभग 48% जनसंख्या जो है वो महिलाओं की है, जबकि 52% जनसंख्या लगभग हमारे यहां पुरुषों की है। पुरुषों की जो आय है इसका केवल और केवल 20% जो है वो 48% जनसंख्या के द्वारा उत्पादित किया जाता है। कितनी असमानता है, तो इसीलिए हम यहां पर बहुत ज्यादा पीछे हैं। दूसरा बिंदु देखें तो यहां पर भारत की महिलाओं में अशिक्षा दर 34.5% है, जबकि पुरुषों में 17.6%, सीधे डबल। ठीक, पुरुषों की अशिक्षा दर कितनी है, 17.6, महिलाओं की 34.5%। तो इस रैंकिंग में हमारे पीछे होने का यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगला बिंदु है महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व संतोषजनक नहीं है। इस बात को आप यहां से आंक सकते हैं कि भारत में जब 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसमें केवल 78 महिलाएं जो है वो सांसद के रूप में चुनकर आई हुई हैं, यानी कि महिलाओं का, अब खुद सोचिए ना कि लगभग इसमें 48% होना चाहिए लोकसभा की सीट का, है कि नहीं। अगर जनसंख्या के अनुपात में देखें तो 48% जो सीट है वो महिलाओं के लिए होना चाहिए, महिलाओं को वहां से निर्वाचित होकर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहां पर मात्र 78 महिलाएं जो है 550 में वो चुनकर आई हुई हैं। ठीक, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है राजनीतिक प्रतिनिधित्व संतोषजनक ना होना। अगला है महिलाओं की स्वास्थ्य एवं पोषण का निम्न स्तर। इसके लिए तो बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर अलग अलग चरणों में चलाई जाती है। ठीक, आपने सुना होगा बालिका सुरक्षा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि महिलाओं के लिए चलाई जा रही है। ठीक है, साथ में स्वास्थ्य के लिए सुपोषण अभियान चलाया जा रहा है, केंद्र स्तर पर राज्य स्तर पर दोनों स्तरों पर इसको चलाया जाता है। तो फिलहाल हम इसमें बहुत ज्यादा पीछे हैं इन सारे बिंदुओं में, इसीलिए हमारी रैंकिंग इसमें काफी ज्यादा पिछड़ी हुई है। चलिए, तो अब आते हैं हमारे अगले सेक्शन में जो है प्रश्नोत्तर का सेक्शन। ठीक, इसके अंतर्गत कुछ प्रश्न है
जैसे पहला प्रश्न है, जनवरी 2021 की स्थिति में देश में कोयला उत्पादन में कितनी प्रतिशत वृद्धि दर दर्ज की गई है। देखिए यहां पर प्रश्न क्या पूछ रहा है, जनवरी 2021 की स्थिति में कितना रहा है, हमने देखा था ऋणात्मक 1.8%। अगला प्रश्न है, भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण युद्धाभ्यास का नामकरण क्या किया गया है, क्या नाम रखा गया है, तो हमने देखा था क्या नाम रखा गया है, डस्ट लिक। अगला प्रश्न है, अटल इनोवेशन मिशन प्राइम, ठीक है, AIM हमने पढ़ा था, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, क्या है उद्देश्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना। बिल्कुल सही, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको नवाचार के लिए प्रोत्साहित करना, ये इसका एक लक्ष्य है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न है, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस 2021 में भारत के प्रतिनिधि कौन थे, कौन थे, भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर। देख पा रहे हैं आप पर ऑप्शन नंबर डी, श्री S जयशंकर जी ने प्रतिनिधित्व किया था भारत का हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस 2021 में। अगला है, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 के प्राप्तकर्ता कौन है, तो ये प्रश्न आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 किसको दिया गया है। अगला है, भारत का प्रथम कृषि आधारित सौर संयंत्र किस स्थान पर स्थापित किया गया है। ऑप्शन है आपके पास गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो ये प्रश्न भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत का प्रथम कृषि आधारित सौर संयंत्र कहां स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है। यह भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, EPI में भारत का रैंक क्या है वर्तमान में। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट रैंकिंग 2020 में भारत का स्थान क्या है। ऑप्शन है आपके पास 45, 68, 63 या 43। तो हमने रैंकिंग्स के अंतर्गत देखा कि IMD रैंकिंग में भारत का रैंक क्या है, 43 है। अगला प्रश्न, वैश्विक लैंगिक असमानता रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, या इसको बोल सकते हो कि वैश्विक लैंगिक असमानता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो किसके द्वारा जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो इसको जारी करती है। अगला है, आजादी का अमृत महोत्सव कब प्रारंभ किया गया, कब प्रारंभ किया गया, 12 मार्च 2021 को। कब तक चलेगा, 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। क्लियर। तो ये थे हाल फिलहाल के वे समसामयिक घटनाक्रम जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।